डियर स्टूडेंट्स, यूपीपीएससी एई में पूछे जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निम्नानुसार हैं। पहला क्वेश्चन है, रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स एंटायर पीरियड ऑफ ग्रोथ इज़ नोन एज। मान लीजिए कि कोई भी क्रॉप का ग्रोथ पीरियड है और उसमें एक सर्टेन एरिया को इरिगेट करने के लिए एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज हम एंटायर ग्रोथ पीरियड में अप्लाई करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्यूटी। ड्यूटी का बेसिकली फार्मूला क्या होता है? एरिया इन हेक्टेयर डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूटी। डेल्टा क्या होता है? टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड टू द क्रॉप इन बेस पीरियड। जो किसी भी क्रॉप का बेस पीरियड है उसमें जितनी टोटल डेप्थ वाटर की अप्लाई की जाती है क्रॉप के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा। और डेल्टा की यूनिट होती है मीटर, और ड्यूटी की क्या होती है? हेक्टेयर पर क्यूमेक। बेस पीरियड बेसिकली एक ड्यूरेशन होता है क्रॉप का इन डेज, जिसमें हम फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक के ड्यूरेशन को कंसीडर करते हैं। मतलब कोई भी क्रॉप को यदि आप उगाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले पानी दिया गया हो, और हार्वेस्टिंग के बाद, हार्वेस्टिंग के जस्ट पहले जो ड्यूरेशन होता है पानी देने का, वो क्या कहलाता है? बेस पीरियड। क्रॉप पीरियड क्या होता है? क्रॉप पीरियड से मतलब होता है कि एंटायर लाइफ ऑफ क्रॉप, मतलब जिस दिन से बोया और जिस दिन कट जाएगी तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन होगा उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप पीरियड। द मेन फंक्शन ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क्स ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ रिवर इज़। किसी भी रिवर में जो डाइवर्जन हेडवर्क्स बनाए जाते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है? तो इसका आंसर होगा टू रेज द वाटर लेवल। डाइवर्जन हेडवर्क्स का मेन पर्पज़ होता है कि जो रिवर में वाटर लेवल को रेज कर दिया जाए, ताकि कैनाल के माध्यम से हम क्या कर सकें? इरिगेशन कर सकें। एक ऑप्शन इसमें है क्या है? टू स्टोर वाटर। तो वाटर को स्टोर करने के लिए हम क्या बनाते हैं? रिजर्वायर बनाते हैं, मतलब वहाँ पे डैम बनाना पड़ेगा। और डाइवर्जन हेडवर्क्स का एग्जाम्पल क्या होगा? या तो बियर होगा या बैराज होगा। इसके अलावा फ्लड कंट्रोल के लिए भी फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर, फ्लड कंट्रोल डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, और सिल्ट को रिमूव करने के लिए सिल्ट एक्सक्लूडर इंस्टॉल किए जाते हैं। The maximum permissible total solid content in water for domestic purpose should not exceed। यदि हम किसी भी पानी का उपयोग डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो उसमें सॉलिड का कंटेंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम परमिसिबल सॉलिड कंटेंट कितना हो सकता है? 500 ppm या 500 मिलीग्राम पर लीटर। The ratio of unconfined compressive strength of undisturbed sample to the unconfined compressive strength of soil in a remolded state is called। मान लीजिए कि एक सॉइल सैंपल है, उसकी दो कंडीशन ली हैं, एक अनडिस्टर्ब्ड सैंपल लिया है और एक रिमोल्ड सैंपल लिया है सेम सॉइल का। तो उनकी जो अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का रेशियो होगा अनडिस्टर्ब टू डिस्टर्ब्ड स्टेट में या रिमोल्डेड स्टेट में, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंसिटिविटी इक्वल टू होता है क्यू यू अनडिस्टर्ब डिवाइडेड बाय क्यू यू रिमोल्डेड, जहाँ पे क्यू यू किसको बताता है? अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को। अब होता है थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी बेसिकली सॉइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वह समय के साथ जो उसने स्ट्रेंथ को लॉस्ट कर देती है या खो देती है, उसको फिर से रिगेन कर लेती है। इसको क्या बोलते हैं अपन? थिक्सोट्रॉपी। इसका एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि आपने एक ग्राउंड में एक खूंटी को इंसर्ट किया है। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन एक महीने बाद उस खूंटी को नहीं निकाला जा सकता। इसका कारण यह है कि जो खूंटी को जब अपन ने इंसर्ट किया था ग्राउंड में, तो आसपास की सॉइल क्या हो गई थी? डिस्टर्ब हो गई थी।
उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई थी, लूज कर दी थी, तो समय के साथ उसने फिर से अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लिया। इसको हम क्या बोलते हैं? थिक्सोट्रॉपी ऑफ सॉइल। रिलेटिव स्ट्रेंथ, दो सॉइल की जो कंपैरेटिव स्ट्रेंथ होती है उसे अपन क्या बोलेंगे? रिलेटिव स्ट्रेंथ। द रेशियो ऑफ सेटलमेंट एट एनी टाइम टी टू द फाइनल सेटलमेंट इज़ नोन एज, मतलब किसी भी सॉइल में होने वाले किसी टाइम टी पर सेटलमेंट और उसके टोटल सेटलमेंट का रेशियो क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। मान लीजिए कि कोई सॉइल मैक्सिमम उसमें सेटलमेंट 10 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन एक साल में 1 सेंटीमीटर हुआ, तो उसका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या हो जाएगा? 1/10 इंटू 100 यानी 10%। Select the correct statement. Both negative skin friction and skin frictional resistance are caused by the relative settlement of soil. नहीं, इसका सही आंसर है कि जो नेगेटिव फ्रिक्शन कॉज होता है बेसिकली किसी भी सॉइल में, वो किसके कारण होता है? सॉइल के सेटलमेंट के कारण। और जो स्किन फ्रिक्शन होता है वो पाइल के सेटलमेंट के कारण होता है। यदि जैसे हमने किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर या पर्टिकुलर साइट पर पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड की है, तो वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, नेगेटिव फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है और स्किन फ्रिक्शन। ठीक है, तो नेगेटिव फ्रिक्शन बेसिकली सॉइल के सेटलमेंट के कारण होता है और स्किन फ्रिक्शन किसके कारण होता है? पाइल के सेटलमेंट के कारण होता है। हम नेगेटिव फ्रिक्शन जो चूँकि यदि कहीं पर जनरेट हो रहा है तो वो हमारी पाइल फाउंडेशन की बियरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करता है, इसलिए हम कभी भी नेगेटिव फ्रिक्शंस को जनरेट करना नहीं चाहेंगे। A phreatic line is defined as a line within a dam section below which there are, जो किसी भी अर्दन डैम में जनरली जो टॉप फ्लो लाइन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रिएटिक लाइन बोलते हैं। इसका शेप जनरली एस पैराबोलिक होता है, एस टाइप पैराबोलिक होता है, और इसके अलावा इसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो होता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फ्रिएटिक लाइन के नीचे का हिस्सा सैचुरेटेड जोन ऑफ डैम सेक्शन अर्दन डैम सेक्शन कहलाता है, और इसके ऊपर का हिस्सा कैसा रहता है? अनसैचुरेटेड रहता है। The arrangement of supporting an existing structure by providing support underneath is known as, किसी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के नीचे जो सपोर्ट बनाते हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसको क्या बोलते हैं अपन? अंडरपाइनिंग। ओके, शोरिंग बेसिकली एक प्रकार के इंक्लाइंड या वर्टिकल सपोर्ट्स होते हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर को गिरने से बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई दीवार गिर रही हो लेटरल डायरेक्शन में, तो हम वहाँ पे एक इंक्लाइंड सपोर्ट लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शोरिंग। जैकिंग क्या होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को लिफ्ट करना विद द हेल्प ऑफ जैक, वो कहलाता है जैकिंग। पाइलिंग क्या होता है? पाइलिंग बेसिकली फाउंडेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, या कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक सफिशिएंट डेप्थ पर हमको हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलता है, इस वजह से हार्ड स्ट्रेटा तक रीच करने के लिए हम वहाँ की स्ट्रक्चर की फाउंडेशन में पाइल इंसर्ट करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? पाइलिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडर पाइनिंग। द रोड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन वाज डेवलप्ड बाय, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी टेलफोर्ड एंड मैकडम साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ पोजुलाना टू पोर्टलैंड सीमेंट में कॉज, इसका आंसर होगा डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ। यदि हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में पोजुलाना को ऐड करते हैं तो उसकी जो अर्ली स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। फॉर अ सेटिस्फैक्ट्री वर्केबल कंक्रीट विद अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो,
मान लीजिए कि एक सेटिस्फैक्ट्री वर्केबल कंक्रीट है जिसमें कांस्टेंट बार्डर सीमेंट रेशियो का उपयोग किया गया है। यदि इस कंक्रीट में हम एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो को इंक्रीज कर देते हैं तो इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? इसका आंसर होगा इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और चूँकि हम जानते हैं कि जो कंक्रीट होती है उसकी मेनली स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? एग्रीगेट की स्ट्रेंथ पे। लेकिन उसमें सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल की तरह बिहेव करता है, और यदि हमारा बाइंडिंग मटेरियल को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो वो अच्छे से बाइंड कर पाएगा आपस में एग्रीगेट को, और उसको और रिजिड में बनाएगा। इस वजह से सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। द टॉलरेंस इन द विड्थ ऑफ मोल्ड ऑफ क्लास फर्स्ट ब्रिक इज़ अबाउट, मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में यदि विड्थ में कितना टॉलरेंस रखा जाता है कि जो मोल्ड होता है इसकी एक प्रॉपर साइज होती है तो उसकी विड्थ में कितना वेरिएशन हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ±3 mm। मतलब जो ब्रिक का मोल्ड है उसकी विड्थ की जो डायमेंशंस है उसमें 3 से 5 mm का टॉलरेंस रखा जा सकता है। और यदि ये टॉलरेंस लेंथ के केस में पूछा जाता तो क्या होता? ±6 mm। हाइट और विड्थ के केस में ±3 mm होता है, और लेंथ के केस में इसका आंसर क्या होता है? ±6 mm। द स्लम्प रिकमेंडेड फॉर मास कंक्रीट इज़ अबाउट, जो मास कंक्रीटिंग की जाती है डैम के केस में तो उसमें जनरली जो स्लम्प होता है वो 25 to 50 mm रखा जाता है, इसके बीच में होना चाहिए। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? 25 mm to 75 mm। द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉर अ बिल्डिंग वर्क मीन्स, मतलब बिल्डिंग के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से क्या मतलब होता है? टेकिंग एक्शन बिफोर ब्रेक डाउन। बिल्कुल राइट है। किसी भी प्रकार का उसमें डैमेज आए तो उसे हम क्या बोलेंगे? टेकिंग एक्शन बिफोर ब्रेक डाउन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉर अ बिल्डिंग वर्क मीन्स टेकिंग एक्शन बिफोर ब्रेक डाउन। कोई भी टूट फूट होने से पहले उसको रोक लेना क्या कहलाता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब दूसरा लिखा है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। अब टूट गया है तो उसको रिपेयर बोला जाएगा। ओके। टेकिंग एक्शन आफ्टर ब्रेक डाउन, किसी प्रकार का ब्रेक डाउन ना हो तो उसके रोकने के लिए वो रेमेडियल मेजर्स कहलाएंगे। फ्लाइंग सोर्स आर यूज टू स्ट्रेंथन्स। फ्लाइंग सोर्स का उपयोग किसको स्ट्रेंथन या मजबूत करने के लिए किया जाता है? बेसिकली फ्लाइंग सोर्स होते हैं, इनका उपयोग दो एडजेसेंट बिल्डिंग हो, मतलब दो एडजेसेंट बिल्डिंग हो और उनकी दीवारें एक दूसरे के पैरेलल्स हों, और यदि उनके गिरने का खतरा हो तो उनके बीच में एक हॉरिजॉन्टल शोर प्रोवाइड किया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? फ्लाइंग शोर। फ्लाइंग शोर तब प्रोवाइड किया जाता है जब दो पैरेलल बाल के बीच में जो स्पेसिंग हो वो 10 मीटर से ज़्यादा नहीं हो। तो इसका ऑप्शन होगा टू एडजेसेंट वॉल। जनरली यहाँ पे ये सही क्या होता? टू पैरेलल बाल्स ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग। तो इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे? टू एडजेसेंट बाल। और यदि फ्लाइंग सोर्स प्रोवाइड करना है तो हम कम से कम दो बाल्स को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लार्ज ओपनिंग आर टू बी मेड इन एग्जिस्टिंग वॉल द टाइप ऑफ टेम्पोरेरी वर्क यूज्ड इज। कोई भी एग्जिस्टिंग वॉल में एक अपन को लार्ज ओपनिंग बनाना हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक टेम्पररी वर्क या सपोर्ट दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रैकिंग शोर, फ्लाइंग शोर, डेड शोर, अंडरपाइनिंग। जनरली हमारे शोर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है रैकिंग शोर, दूसरा फ्लाइंग शोर और तीसरा होता है डेड शोर। अब समझते हैं अपन रैकिंग शोर क्या होता है। रैकिंग सोर्स बेसिकली किसी भी अनसेफ स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए टेम्परेरली एक इंक्लाइंड सपोर्ट
प्रोवाइड किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रैकिंग शोर। मान लीजिए कि कोई बॉल गिरने वाली हो तो उसको एक इंक्लाइंड सपोर्ट के द्वारा गिरने से रोकना क्या कहलाता है, रैकिंग शोर। फ्लाइंग शोर जनरली दो पैरेलल्स बॉल के बीच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो बॉल्स गिरे नहीं। तीसरा होता है डेड शोर। डेड शोर बेसिकली एक वर्टिकल सपोर्ट्स होता है किसी भी वॉल पर, फ्लोर पर या रूफ पर, ताकि नीचे एक लार्ज ओपनिंग का क्या किया जा सके, को फिल किया जा सके या वहाँ पर मेंटेन किया जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब हमें किसी भी दीवार में लार्ज ओपनिंग को बनाना है तो उसकी रूफ को सपोर्ट करने के लिए जो टेम्परेरी वर्क किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, डेड शोर। तो इसका आंसर क्या होगा, डेड शोर। अब है अंडरपाइनिंग। अंडरपाइनिंग बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वीकर फाउंडेशन को स्ट्रेंथन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, अंडरपाइनिंग। वाटर रिक्वायरमेंट पर डे पर बेड इन हॉस्पिटल इज़। जनरली जो हॉस्पिटल में पर बेड के लिए 340 लीटर पानी की आवश्यकता होती है एक दिन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 340 लीटर पर बेड पर डे। यदि हम इसी पानी का उपयोग डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए करते तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। When fat lime is selected, its volume increase by 2 to 2.5 times। जब फैट लाइम को सेलेक्ट किया जाता है तो इसका वॉल्यूम 2 से 2.5 गुना तक इंक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज बाय 2 to 2.5 टाइम्स। फाइनेस मॉडुलस इज़। फाइनेस मॉडुलस बेसिकली एक इंडेक्स होता है जो किसी भी एग्रीगेट की मीन साइज के बारे में जानकारी देता है। तो इसका आंसर होगा एन इंडेक्स विच गिव्स द मीन साइज ऑफ एग्रीगेट यूज्ड इन मिक्स। द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाई ड्यूटी ब्रिक शुड बी मोर देन। जो हाई ड्यूटी स्ट्रेंथ ब्रिक्स होती हैं उनकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 न्यूटन पर स्क्वायर mm। जनरली जो हैवी ड्यूटी हाई ड्यूटी ब्रिक्स होती हैं हम इनको इंजीनियरिंग ब्रिक्स भी बोलते हैं और इनकी स्ट्रेंथ 450 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके क्लोज आंसर क्या है, 40 न्यूटन पर स्क्वायर mm। मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट क्या है, टाइप ऑफ बेंचमार्क, और लिस्ट सेकंड क्या है, फिक्स्ड बाय। तो जीटीएस बेंचमार्क या इनको बोलते हैं ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क। जनरली इनको सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट्स के द्वारा स्टेबलाइज किया जाता है। तो एक इसके साथ मैच होगा, द सर्वे ऑफ इंडिया। परमानेंट बेंचमार्क। परमानेंट बेंचमार्क जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है वो किसके रेफरेंस में स्टेबलाइज करता है, जीटीएस बेंचमार्क के रेफरेंस में। तो परमानेंट बेंचमार्क का मैच किसके साथ होगा, स्टेट पीडब्ल्यूडी के साथ। ऑर्बिटरी बेंचमार्क होते हैं अ सर्वे टीम इन द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। जनरली हम कोई छोटा प्रोजेक्ट या किसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उसकी शुरुआत में एक बेंचमार्क को एज्यूम कर लेते हैं, किसी भी सरफेस को, डाटम को, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्बिटरी बेंचमार्क। तो ऑर्बिटरी बेंचमार्क का मैच किससे होगा, अ सर्वे टीम इन द बिगनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, वो क्या कहलाएगा, ऑर्बिटरी बेंचमार्क। और टेम्पररी बेंचमार्क किससे मैच होगा, अ सर्वे टीम एट द एंड ऑफ वर्क। किसी भी सर्वे टीम के द्वारा दिन भर का काम ख़त्म करने के लिए एक टेम्परेली एक बेंचमार्क स्टेबलाइज किया जाता है ताकि दूसरे दिन फिर से कार्य स्टार्ट किया जा सके लेबलिंग का। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेरी बेंचमार्क या टीबीएम। और ऑर्बिटरी बेंचमार्क अपन क्या करते हैं, किसी भी सर्वे वर्क को स्टार्ट करने से पहले किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का बेंचमार्क एज्यूम कर लेते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, आर्बिटरी benchmark। Pick up the correct features of accidental errors in surveying।
जो बेसिकली एक्सीडेंटल एरर्स होती हैं वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सर्वेयर रहती हैं और यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नेचर्स में ऑकर्स हो सकती हैं। तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर्स विल ऑकर्स विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको मैच करने हैं। लिस्ट 1 में क्या है, टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़, और लिस्ट सेकंड में है प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूवल। तो पहला है बल्कि फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड मैटर। यदि हमारे वेस्ट वाटर में बल्कि फ्लोटिंग और सस्पेंडेड मैटर हों तो जनरली इनको अपन किसके द्वारा रिमूव करते हैं, रैक्स और स्क्रेंच के द्वारा। ठीक है। ऑयल और ग्रीस का रिमूवल फ्लोटेशन टैंक में किया जाता है, इसको अपन स्काइमिंग टैंक भी कहते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, इनका रिमूवल केमिकल फ्लॉकुलेशन के द्वारा किया जाएगा। और चौथा है कोलाइडल एंड डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं यदि उनको रिमूव करना हो तो बायोलॉजिकल यूनिट या बायोलॉजिकल ग्रोथ सिलिम्स का उपयोग किया जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ए का दूसरा है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है। ड्रेन valves, स्कोर valves in a water distribution system are provided। जनरली जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उनमें ड्रेन वाल्व या स्कोर वाल्व का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका आंसर होगा लो एंड पॉइंट्स। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ड्रेन वाल्व या स्कोर वाल्व का उपयोग लो एंड पॉइंट पर किया जाता है और इनका मुख्य पर्पज़ जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है उसको रेगुलर इंटरवल पे फ्लश करना और उसमें जो सेडिमेंट्स जम जाते हैं उनको रिमूव करना होता है। तो इसका आंसर होगा लो एंड पॉइंट्स। द डिसइंफेक्शन इफ़िशियंसी ऑफ क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट। जो वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन की डिसइंफेक्शन इफ़िशियंसी किस पर डिपेंड करती है, इसका आंसर होगा इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीज इन पीएच वैल्यू। जो बेसिकली जो डिसइंफेक्शन कैपेसिटी होती है क्लोरीन की वो पीएच वैल्यू के साथ वेरी करती है। यदि हम पीएच वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो इसकी डिसइंफेक्शन कैपेसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव पीएच वैल्यू होती है क्लोरीन इफ़िशियंसी के लिए वो होती है 5.5 टू 7.5 के बीच में। द बीओडी रिमूवल इफ़िशियंसी इन परसेंटेज ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन इज़ अबाउट। जो बीओडी रिमूवल इफ़िशियंसी होती है प्राइमरी सेटलिंग टैंक की या प्राइमरी ट्रीटमेंट की वो लगभग कितनी होती है, 0.3 या 30% के लगभग उसको बीओडी को रिमूव कर देता है। ओके, बल्किंग स्लज रिफर्स टू हैविंग। जो स्लज का बल्किंग होता है जब F/m का रेशियो 0.3 पर डे से कम रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F/m इज़ लेस देन 0.3 पर डे। एंड ऑफ स्पीड लिमिट इज़ अ इंफॉर्मेटरी साइन। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर रेंज फ्रॉम। जनरली जो स्लो सैंड फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो 100 टू 200 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर होगा। तो इसका क्लोज आंसर क्या है, 10 टू 200 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर। लेकिन यदि किसका आता, रैपिड सैंड फिल्टर का आता तो वो लगभग 30 टाइम्स होता है किसके, स्लो सैंड फिल्टर के कंपैरिजन में उसकी फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, 30 टाइम्स। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम फॉर सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर। वाटर सबसे कॉमन एजेंट होता है किसी भी सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जनरली जो उत्तर भारत में जो जितनी भी मिट्टी होती हैं वो किसके कारण उनका फॉर्मेशन हुआ है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के कारण। बियरिंग्स आर प्रोवाइडेड इन अ ब्रिज टू अलाउ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ए ब्रिज, बिल्कुल सही है। ट्रांसफर्स फोर्स फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू सब स्ट्रक्चर, ये भी सही है।
आइसोलेट सुपर स्ट्रक्चर फ्रॉम सब स्ट्रक्चर, मतलब सुपर स्ट्रक्चर को सब स्ट्रक्चर से अलग करना, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। BOD of effluent from the secondary biological treatment of sewage is, इसका आंसर होगा 5 to 10% ऑफ द ओरिजिनल। जनरली जो सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट्स होती है उसकी एफिशिएंसी लगभग 85% से एबव होती है। तो इसके लिए सूटेबल आंसर क्या हो जाएगा? 5 to 10% ऑफ द ओरिजिनल। The volumetric strain per unit increase in effective stress of soil is defined as, इसका आंसर होगा वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।